मैं सैफ अनवर और आप देखना शुरू कर दिए हैं इस वक्त झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ पे फेसबुक लाइव सेक्शन। इस समय में आपने इससे पहले पढ़ चुके होंगे कि आज मैं आपको 8 बजे के बाद बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण आपके बीच लाऊंगा। तो वीडियो को देखने से पहले सभी दर्शकों का आदाब सलाम जोहार पेश करता हूं। तो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से मेरा भ्रमण रहा, इससे आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर आपको बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का कोई सवाल है तो आप पूछिएगा। तो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र पिछले 15 सालों से साहू परिवार यहाँ का बड़कागांव में प्रतिनिधित्व करते हुए आया है। वैसे में इससे पहले अगर बात कर ले 2014 की अगर बात करते हैं तो 2014 में निर्मला देवी यानी कि अंबा प्रसाद की माँ, उससे पहले अगर बात करते हैं अंबा प्रसाद का पिता योगेंद्र साव, यानी कि पिछले 15 सालों से साहू परिवार यहाँ पर राज्य करते हुए या फिर यहाँ प्रतिनिधित्व करते हुए आया है। लेकिन आज आपके बीच विश्लेषण लेकर आऊँगा, आखिरकार क्या ये सीट बचा पाएगी अंबा प्रसाद, या फिर जो एक बड़ा चुनौती के रूप में जो आया हुआ है, आंसू से बगावत करके वे भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन बेहद दिलचस्प हो गया है जानने के लिए ये सीट, क्योंकि भाजपा जिस तरह से अपना जवाब दे रही है, जनता के बीच प्रचार प्रसार जिस तरह से कर रही है, ये साफ अंदाजा लगता है कि कहीं न कहीं इस बार वर्तमान की हेमंत सरकार राज्य पर गद्दी करेगा या फिर से कोई अलग दल यहाँ पर राजनीति करेगा। तो लोगों के बीच जाऊंगा और आपके बीच ये विधानसभा बड़कागांव के आपके बीच विश्लेषण लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको कोई विधानसभा की जानकारी जाननी है तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और वे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण करना चाह रहे हैं, वे भी आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात कि कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार 15 सालों से साहू परिवार बड़कागांव में प्रतिनिधित्व करते हुए आया है, लेकिन इस बार जनता किस और करवट लेगी, क्योंकि मामला त्रिकोणीय हो गया है। क्योंकि वर्तमान में जो एक नई पार्टी का उदय हुआ है, वो नई पार्टी क्या है? जयराम महतो की पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिस तरह से धमाल मचाया हुआ है पूरे झारखंड में, जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर भी कई नोकझोंक भी हुआ, लेकिन क्या इस बार जेएलके कितना सीट बचा पाएगी? क्योंकि ये पहला कड़ाव है और पहला पड़ाव है इस बार इसका। क्योंकि बड़कागांव क्षेत्र का जो, जब मैंने पब्लिक ओपिनियन पोल ले रहा था, बार बार कनेक्शन फेल्ड हो जा रहा है। काशिफ भाई हमारे साथ जो जुड़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको इधर से फिर से मैं इनवाइट रिक्वेस्ट करता हूं। पब्लिक ओपिनियन पोल से आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, 2019 का अगर आप आंकड़ा उठा लेते हैं तो अंबा प्रसाद कुल जो वोट लाई थी वो कितना लाई थी? 98,862 वोट लाई थी। और वहीं अगर बात करते हैं रोशन लाल चौधरी की, तो रोशन लाल चौधरी जो 67,348 वोट लाए थे, और बीजेपी से लोकनाथ महतो जो वोट लाए थे वो 31,761 वोट लेकर आए थे।
हमारे साथ एक शख्स जुड़ रहे हैं, काशिफुल्लाह। काशिफुल्लाह, जरा आप चेहरा दिखाएं। सबसे पहले काशिफ भाई, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। लेकिन वीडियो नहीं आ पा रहा है हमारा। आपका आपके चैनल पे वीडियो नहीं आ पा रहा है। आवाज आपकी मुझे भी क्लियर आ रही है और हमारी आवाज भी शायद आप तक क्लियर पहुंच रही है। जी जी जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर चेहरा दिखाना हमारा मकसद नहीं है, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना हमारा मकसद है। जी तो जिस तरह से बात हुई थी हमारी कि आज हम बड़कागांव विधानसभा का डिटेल रखेंगे। जी। इस विधानसभा में क्या समीकरण है, हाँ। चुनावी माहौल जो है। जी, अभी 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 आ जी गया, आपका आपका वीडियो आ गया जी। जी जी जी। कुछ तकनीकी अभी फ्रेम ठीक है ना? ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया फ्रेम है। ठीक है, तो उसका हम विश्लेषण लेके बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी बचे हुए जो दिन हैं उसमें बाकी के विधानसभा को भी हम कवर कर सके, ताकि लोगों तक जानकारियां पहुंच सके कि इस बार जो झारखंड राज्य में इलेक्शन हो रहा है, चुनावी माहौल क्या है, किस पार्टी का क्या वर्चस्व है, एक बार फिर से क्या इंडिया अलायंस सरकार बना पाने पाने में सफल हो पाती है, या इंडिया अलायंस जिस तरह से जोर लगाई हुई है झारखंड में, असम के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और अभी केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सफल हो पाते हैं क्या इस बार झारखंड में एनडीए के सरकार बनाने में? ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ एक युवा नेता का भी काफी चर्चा है इस बार इस राज्य में, जो लोकसभा के चुनाव में बहुत ही मुस्तैदी के साथ इलेक्शन लड़ा और अपना दमखम दिखा दिया। 2 से 4 ऐसे लोकसभा सीट थे जहां पर उन्होंने अनुरूप वोट ला के दिखाया कि हाँ, हमारे में भी दम है। और कई विधानसभा में तो वो प्रत्याशियों से लीड किया है, खास करके डुमरी और बेरमो का विधानसभा हो, यहाँ पर उन्होंने लीड किया। और वही देखते हुए इस बार चुनावी मैदान में विधानसभा में उतरे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वो कितना सीट ले पाते हैं। क्या वो उनके पास में सत्ता की चाबी हो सकती है क्या? क्योंकि छोटा विधानसभा वाला ये राज्य है और छोटे विधानसभा वाला राज्य में देखा गया है कि जो पार्टियां 3 से 4 या 5 सीट भी ले आती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो जाती है। और अगर ऐसा हो गया तो कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीतिक में एक बहुत बड़ा तल फुटल। जी क्रांति होगा। जी। लेकिन अभी ऐसा माहौल दिख तो नहीं रहा है, लेकिन 2 या 3 सीट ऐसा लग रहा है कि जेएलके शायद बचा ले और जीत ले यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि झारखंड में 10 से 12 ऐसे सीटें हैं जहां पर जेएलके की पार्टी दूसरे पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है और जेएलके के वोट से उन पार्टियों को सत्ता पर तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ क्या सकता है। इसमें बड़कागांव विधानसभा सीट भी है? देखिए, बड़कागांव विधानसभा सीट में भी बिल्कुल उसी तरह का समीकरण बैठ रहा है कि अगर जयराम पार्टी के वहां पर जेएलके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 10 से 15 हजार अगर वोट लाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही वो एनडीए या इंडिया अलायंस, देखने वाली बात होगी कि वो किस दल का वोट काटते हैं जिसकी वजह से देखिए, उनके आप प्रत्याशी को नुकसान होगा। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जेएलके पार्टी अगर 10 से 15 हजार वोट लाते हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी है बालेश्वर महतो, वो कोयरी महतो है, और महतो का वोट जो है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में 50 हजार है लगभग। जी बिल्कुल, आपको ये भी देखना पड़ेगा। और जो महतो जी हैं वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनका उनका पहचान है उस बड़कागांव क्षेत्र में। अब देखने वाली बात होगी कि महतो उनके साथ कितना जुड़ पाते हैं और युवा जो जो इस वक्त जयराम के सपोर्ट में खड़े हैं, क्या वो उनको साथ दे पाते हैं क्या? लेकिन अभी भी कह सकता हूं कि बड़कागांव में जेएलके पार्टी की जीतने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन स्थिति उनकी ऐसी जरूर है कि वो किसी को भी डैमेज कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से भाजपा मैदान पर उतारा अपना प्रत्याशी को, रोशन लाल चौधरी अब आजसू से बगावत करके, क्योंकि पिछले बार का 2019 का आंकड़ा अगर आप उठा लेते हैं तो अंबा प्रसाद है सो 98,862 वोट लाई थी और रोशन लाल चौधरी है सो 67,348 वोट लाई थी, और बीजेपी से लोकनाथ महतो जो वोट लाया था 31,761।
कहीं ना कहीं अगर बीजेपी का वोट उठा ले और आसू का वोट उठा ले तो दोनों का अगर आप हम ऐड करते हैं तो वो हमारा जाता है 98,000, मतलब 1 लाख के लमसम चला जाता है वोट। क्या इससे बीजेपी जिस तरह से अपने प्रत्याशी को उतारा है मैदान पे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से मैंने पब्लिक ओपिनियन पोल भी लिया था कि लोकल को प्रत्याशी बनाना चाहिए, ये बाहरी है, लोकल बाहरी भी वहां बहुत चल रहा है। क्या इससे अपने वोटरों को नुकसान होगा बीजेपी का? देखिए, देखने वाली बात होगी कि 2019 के चुनाव से पहले जब 2014 के चुनाव में रोशनलाल चौधरी गए थे इलेक्शन में, जी तो वहां पर उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और मात्र 411 वोट से शिकस्त जी हुए थे। जी लेकिन 2000 का चुनाव जैसे ही 2019 का चुनाव जैसे ही आ गया, अंबा प्रसाद को टिकट मिला बेटी और बे, अंबा प्रसाद वहां पर काफी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ी और काफी लोगों का समर्थन मिला और उस हिसाब से उन्होंने लगभग 30,000 से ज्यादा मतों से रोशनलाल चौधरी को शिकस्त दी थी। कहीं ना बिल्कुल कहीं आपका बीजेपी जी, कार्यकर्ता में नाराजगी आपका जताई जा रही है। देखिए, बहुत ऐसे विधानसभा हैं, बहुत ऐसे विधानसभा हैं झारखंड में आज की डेट में जहां पर बीजेपी के जो सेकेंड लाइन के लीडर थे, जो इस आस में बैठे हुए थे कि इस बार हमें टिकट मिलेगा और उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। उनको मनाने के लिए असम के मुख्यमंत्री और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या बीजेपी के पास में, एनडीए के पास में झारखंड में शीर्ष लेवल के नेता नहीं रह गए हैं इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए? ये बड़ी ये भी बात है। बात, ये भी बड़ी बात है। जी, ये कह सकते हैं क्योंकि उनके पास कद्दावर चेहरे पहले से ही हैं। बाबूलाल मरांडी जी थे और कई नेता प्रतिपक्ष है, अमर बावरी जी हैं और सीपी सिंह जी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप इनका चेहरा एकदम बिल्कुल इस चुनाव प्रचार से गायब दिख रहा है। झारखंड की राजनीति में दो चेहरे ही दिख रहे हैं, या तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा या तो फिर शिवराज सिंह चौहान जी। तो कहीं ना कहीं इस पे झारखंड के जो स्थानीय ये है मतदाता हैं, उन पर ये कंफ्यूजन सा बना हुआ है कि क्या बाहर के लोग आकर अब झारखंड में प्रचार करेंगे और झारखंड की राजनीति को हैंडल करेंगे। कभी कभी सुनने में ये भी आता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर एनडीए सत्ता में आ जाए तो इसका हेडक्वार्टर आसाम हो जाए। तो इस तरह से भी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन ये जस्ट बातें कहने वाली बात है। इलेक्शन में जो मतदाता अपना फैसला सुनाते हैं, अपना वोट देते हैं, वही वोट निर्णय होता है और जिस पार्टी को उस वोट के जरिए जीत हासिल होती है वही सत्ता में जाकर काबिज होती है। लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं बड़कागांव सीट का, क्योंकि पल्ला इस बार क्या लगता है किसका भारी लग रहा है। मैं जिस तरह से ओपिनियन पोल भी ले रहा था, जगह जगह पे शिलान्यास कर कर भी छोड़ा गया था। मैं अंबा प्रसाद से भी मैंने जब इंटरव्यू लिया तो वो कही थी कि ये भी आचार संहिता लागू है, इसीलिए यहाँ पर पूरा कार्य नहीं हुआ। इससे पहले अगर आप देख लेते हैं, बादाम का चकाचक रोड है, बड़कागांव का चौक भी चकाचक रोड है। अगर मैं सत्ता पे आऊंगा तो ये सबसे पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस शिलान्यास को पूर्ति करके तभी जाके अगला कदम मेरा उठाएगा। लेकिन लोगों के बीच में जब जा रहा था ना, तो लोगों के जुबान में एक ही सवाल था, अंबा प्रसाद, अंबा प्रसाद। देखिए, दो तीन फैक्टर को आपको जानना पड़ेगा जी यहाँ पर। कुछ फैक्टर जो है वो इंडियन अलायंस के लिए कारगर साबित हो रही है और कुछ एनडीए अलायंस के लिए कारगर साबित हो रही है। जैसे आप पहले आएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ हजारीबाग सीट में, हजारीबाग संसदीय सीट का ही एक विधानसभा सीट है बड़कागांव। तो वहां पर अगर देखेंगे, वहां का वोट समीकरण अगर लोकसभा का देखते हैं तो बड़कागांव का जो समीकरण था वो लगभग 1,33,000 वोट मनीष जायसवाल जी ने लाया जी था और लगभग 75,000 वोट इंडिया अलायंस के जेपी पटेल लेकर आए थे। तो लोकसभा का अगर समीकरण देखने जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए यहां से लीड कर रही थी लगभग 50,000 वोटों से, 50,000 से भी ज्यादा वोटों से। लेकिन विधानसभा का इलेक्शन जो होता है वो अलग मुद्दे पर लड़ते हैं। विधानसभा का इलेक्शन स्थानीय नेता के ये पर लड़ते हैं और खासकर अंबा प्रसाद जिस तरह से उस क्षेत्र की युवा नेता हैं और उन्होंने काफी ऐसे
समस्याओं को हल करके दिखाया है, जिससे कहीं ना कहीं बड़कागांव की पब्लिक उनके साथ एक जुड़ी हुई है, एक उनके साथ में एक लगाव हो गया है। खास करके उस समय देखा गया था जब अंबा प्रसाद पढ़ाई कर रही थी और उस समय उनके पिताजी को जेल हो गया था, कोर्ट ने सजा सुना दी थी। वो एमबीए किए हुए हैं, बीपीए का जो लॉ है उसका भी पढ़ाई कर चुकी हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। कहीं ना कहीं आईएएस बनने का उनका ख्वाब था, लेकिन उस ख्वाब को अधूरा छोड़कर जब उनके पिताजी जेल चले गए, उनकी माँ विधायक बनी, उनकी माँ विधायक होने के बाद उनको भी, उनके ऊपर भी केसेस हुए और उनको भी जेल हुआ। तो उसके बाद अंबा प्रसाद जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी को रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार जरूर हमारे विधानसभा में आइए, हमारे समस्याओं को सुनिए। और उसके रिक्वेस्ट पर राहुल गांधी बड़कागांव आए हुए थे और उसके बाद से ही कह सकते हैं कि जो अंबा प्रसाद हैं उन्होंने जी उनका उनका बहुत बड़कागांव से ये हो गया। खास करके ये भी देखने वाली बात होगी कि जब अभी लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन जेल गए हुए थे, उसके बाद उसके कार्यकाल में जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, तब काफी कयास लग रहे थे कि शायद इस बार मंत्रिमंडल में अंबा प्रसाद को जगह मिलेगा, लेकिन जगह नहीं मिलने की वजह से लोगों ने यह भी कहा कि वो नाराज चल रही हैं। बीजेपी की तरफ से भी उनको ऑफर आया कि शायद लोकसभा सीट हजारीबाग से आप लड़िए, या ये भी बात चल रही थी कि बीजेपी ने जो बड़कागांव को आजसू के लिए सीट था उसको अपने खाते में लेने का ये भी एक बड़ा मकसद था कि शायद कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद को बीजेपी से लड़ाया जाए। लेकिन अंबा प्रसाद जो थी वो कांग्रेस की टिकट से ही लड़ना पसंद की और जब देखा गया कि आजसू के खाते में ये सीट नहीं गया तो काफी आजसू ने कोशिश की कि कैसे किया जाए, तो बीजेपी ने एक ऑफर दिया उनको कि ठीक है, जो रोशन लाल चौधरी वहां से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनको बीजेपी ने अपने खाते में लिया और कहा कि हमारे टिकट से आप चुनाव लड़िए, सिंबल हमारा होगा। तो पत्रकार भाइयों ने रोशन लाल चौधरी से पूछा भी कि क्या आजसू पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन उनका जो जवाब था बहुत सटीक जवाब था। उन्होंने कहा कि ना हम आजसू पार्टी छोड़े हैं और ना हम एनडीए के साथ पहले कल भी थे और आज भी एनडीए के साथ में हैं। तो ये बहुत अच्छा जवाब था उनके लिए। तो अब देखने वाली यही बात होगी कि जिस तरह से बीच में कुछ सांप्रदायिक मुद्दे भी वहां पर आए, जिसको बहुत अच्छे तरह से प्रशासन ने हैंडल किया और खास करके अंबा प्रसाद ने खुद जाकर उस जगह पर खड़े होकर उन चीजों को सॉल्व किया। युवा नेता जो हैं, खास करके बड़कागांव के जो मतदाता हैं, इस समय अंबा प्रसाद के साथ खड़े हैं बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद रोशन लाल चौधरी तो बिल्कुल 3 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और एक विधानसभा तो 2014 में ऐसा लग रहा था कि मात्र 400 के आसपास वोट से आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अगली बार वो जरूर जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर अंबा प्रसाद के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि इस बार झारखंड की राजनीति में बहुत उथल पथल देखने को मिल सकता है। उसका सबसे मेन रीजन है जेल कैंप पार्टी का इस चुनावी माहौल में इंटर कर जाना। जितने भी दर्शक लोग जुड़ रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। देखिए, बड़कागांव अगर आप हजारीबाग लोकसभा का अगर आप विश्लेषण करके लेकर आए हैं तो नॉमिनेशन के दिन मैं भी पहुंचा था और अंबा प्रसाद से भी मैंने सवाल किया था इसी मुद्दे पर कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो होंगे वो अंबा प्रसाद होंगे, पर उन्होंने जवाब दिया कि ये सब कुछ आपके बीच छुपा हुआ नहीं है। ईडी, सीबीआई जैसे इंफॉर्मेशन डायरेक्टर जैसे उनके घरों पर जाके छापेमारी किया, इसके लिए वे अब बैकफुट में आकर वो अब राजनीतिक पे उथल पुथल किया। और वे जब ईडी जब रेड मारा था उस समय में भी वे अपने आवाज से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर ऐसे का निशान दिया था कि मैं सही हूं, मैं ट्रूथ हूं। इसी के चलते वे ना तो मंत्री पद का शपथ लिए, ना ही वो हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी बने। वे जवाब इसी रूप में दिए। विक्ट्री का निशान दिया जाता है। ये विधायक सम्मेलन जब हुआ था यहाँ पर मुंबई में, ऑल इंडिया विधायक सम्मेलन हुआ था, तब यहाँ पर झारखंड के मैक्सिमम विधायक लोग आए हुए थे, मंत्री लोग भी आए थे। उस समय मेरी अंबा प्रसाद से मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। मैंने कुछ सवाल भी उनसे किए थे जिनका उन्होंने बखूबी जवाब दिया था। उसमें से उनका वही कहना था कि हम पहले भी कांग्रेस के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। उनके जो हक में नेगेटिव फैक्टर बस यही एक जाता हुआ दिख रहा है कि लगातार 3 विधानसभा से उनके परिवार के लोग ही जीतते हुए आ रहे हैं। पहले
योगेंद्र साहू जी, बाद में उनकी माता जी, और अभी ये हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव फैक्टर वहां के लोगों को जा रहा है कि एक ही परिवार के आदमी को टिकट मिल रहा है और जीत रहे हैं। ये हो सकता है थोड़ा बहुत उनके लिए। और बाकी का जो देखा जाएगा, जो युवा जिस तरह से वो काम कर रही हैं हर मुद्दे पर और हर इसमें जाकर खड़ी रहती हैं, पार्टी से लेके अपने विधानसभा क्षेत्र तक, ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। और खासकर युवा नेता हैं, जैसे अभी देखा, पिछला विधानसभा में देखा गया था कि जो एनडीए अलायंस के जो खास करके कुछ महिला विधायक थे, जिसमें से आपका ममता देवी भी कह लीजिए, जो 2019 में जीती थी, अंबा प्रसाद हुई, और फिर जाके नेहा तिर्की जी हुई, से अपना धनबाद से जो जीत कर आई थी, सिंह करके हैं कोई वो। तो ऐसे अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि अब पढ़े लिखे लोग राजनीतिक में आ रहे हैं, भले वो महिला ही हो, लेकिन पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं झारखंड का भविष्य एक अच्छा दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर जो लोग बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का सबसे जातीय समीकरण का अगर आप आंकड़ा उठा लेते हैं, तेली और कुशवाहा जो वोटर है वो 50 से 50,000 वोट है, और कुर्मी वोटर है वो 45,000 है। लेकिन तेली और कुशवाहा मिलकर ये पूरा वोट अंबा प्रसाद को चला जाता है। इसके वजह से अंबा प्रसाद पिछले उनके परिवार कुछ साहू परिवार 15 सालों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए आया है। लेकिन नहीं सैयद जी, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मुस्लिम 15 का भी लगभग 14 से 15% है वहां पर, उनका भी वोट उनको जाता है? नहीं, तेली और कुशवाहा की सिर्फ बात कर रहे हैं हम। तेली और कुशवाहा का तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम का जो 14 से 15% वोट है वहां पर बड़कागांव में, वो भी वोट उनको सीधा जाता है। वो सीधा ही क्योंकि मुस्लिम मतदाता बीजेपी के साथ या आसू के साथ भले एक बार कुछ जा सकते, बीजेपी के पास तो कतई नहीं जाएंगे। और खास करके जो ये यहाँ के मतदाता है मुस्लिम, देखिए अंबा प्रसाद तेली है, इसके वजह से पूरा वोट उनको चला जाता है। इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ, अभी मुस्लिम वोटरों के बीच में नहीं आया हूँ, सिर्फ कुशवाहा और तेली की बात कर रहा हूँ मैं भी। हाँ, कह सकते हैं कि उनका वोट उनको जाता होगा। लेकिन अभी देखिए, आप तेली कुशवाहा कह लीजिए या और अदर जाति जो है, महतो हैं, और वहां से सिंह है, कुमार भी है 5% है, मुंडा भी 4% है, भुइया 3% है, प्रसाद 3% है, ये छोटे छोटे जाति के लोग भी है। हाँ, तो इनका वोट है, ये भी बहुत महत्व रखता है। भले 3-4% है, लेकिन जब इकट्ठा करते हैं तो इनका भी वोट 30 से 35% हो जाता है। और किसी भी विधानसभा में जीत हार के लिए 35 से 40% अगर कोई वोट लेकर आ गया है कोई कैंडिडेट, तो कह लीजिए कि वो विधानसभा पार कर लिया। जी, तो क्या कहीं नहीं अंबा प्रसाद जो तेली है 50,000, हमेशा से वे 98,862 वोट लाई थी। इससे पहले 2014 की बात करते हैं तो 61,817 जो महज 411 वोट से जीती थी निर्मला देवी और योगेंद्र साहू बिलत। कहीं ना कहीं जो तेली कुशवाहा और कुर्मी वोटर्स को जो ध्रुवीकरण है, जिसके पक्ष हुआ उसकी ही प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिलेगी। लेकिन बालेश्वर महतो जो JLKM के है, वो कोरी महतो है और वहां पर उसका दबदबा बहुत सारा है। क्योंकि मैं जब पब्लिक ओपिनियन पोल ले रहा था उस समय मैं भी गया था, तो लोग कह रहे थे कि इस बार तो JLKM का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए मिलेगा, आपको देख लीजिएगा। ये मैं आपको 100% दावा लिख के कहता हूँ। लेकिन उनकी मां ने जब 0.2% वोट से जीतकर उनकी बेटी आई, तो बेटी आई है तो 14.1% बढ़कर वो जीतकर आई विधानसभा में। लेकिन इस बार जो कांटे की टक्कर है, मामला त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ा है अंबा प्रसाद को हराने के लिए। दूसरी ओर JLKM पार्टी जो एक नई उदय हुआ है, उसके बाद अंबा प्रसाद आई। कहीं ना कहीं ये तीनों का ही टक्कर मिलेगा आपको, या फिर अंबा प्रसाद फिर से आएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो बीजेपी के नेता थे, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे वर्षों से वहां पर बड़कागांव क्षेत्र में, लोकनाथ महतो विधायक भी रह चुके हैं, वो कई बार वहां पर अच्छा वोट भी ला चुके हैं। बीजेपी के नेताओं को इस बार ये उम्मीद थी कि अगर बीजेपी के खाते में सीट गई है तो शायद बीजेपी का ही लीडर होगा। लेकिन जिस तरह से मैं ओपिनियन पोल पे ले रहा था ना, लोग कह रहे थे कि ये बाहरी है, अगर लोकल को देता तो मैं सपोर्ट करता। उसी में मैं आ रहा हूँ, वही बात आपको कह रहा हूँ, कर पा रहे, वही बात कह रहा
हूँ कि इसीलिए बीजेपी के अंदर ये है, कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्टर ही ये उठाए हुए हैं, बीड़ा उठाए हुए हैं कि यहाँ से रोशन लाल चौधरी को सपोर्ट करे या ना करे, उनपे ही थोड़ा सा द्विधा का सवाल उठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर दिखता लग रहा है एनडीए के लिए। और पॉजिटिव फैक्टर इंडियन अलायंस के लिए दिखता लग रहा है कि अंबा प्रसाद जो है वो यंग लीडर है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, खास करके जिस तरह से बड़का गांव के समस्याओं को पिछले 5 सालों में देखा है और समझा है। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट है जो उनको अभी करना है, जिस पर स्टार्ट काम नहीं हुआ है, उस पर अगर अगला एक बार चांस मिले तो वो करेंगी। लेकिन रोशन लाल चौधरी भी मंझे हुए खिलाड़ी है, पिछले 15 सालों से उस विधानसभा में काम कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि दोनों में से इस बार मतदाता किसको अपनी मत देकर विधानसभा पहुंचाते हैं और इस बड़का गांव विधानसभा से कौन विधायक बनता है। जिस तरह से मैं ओपिनियन पोल ले रहा था ना काशिफ जी, तो लोग कह रहे थे कि इस बार अंबा जी आएगी। नहीं, देखिए ओपिनियन पोल ठीक है। ओपिनियन पोल से क्या होता है ना, देखिए आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो माइक में कुछ बोलते हैं, फ्रंट में आकर और ऑफ द कैमरा कुछ बोलते हैं। हमने देखा है कई विधानसभा में कि ओपिनियन पोल किस पार्टी के लिए क्या कर रहा था और कहां पर रिजल्ट आने बाद वो रिजल्ट कहां पहुंच गया। तो ओपिनियन पोल पर ठीक है, आदमी भरोसा कर सकता है, लेकिन उतना भी आज की डेट में नहीं, क्योंकि ऑन द कैमरा आकर बहुत सच बताना लोगों का मैं नहीं समझता हूं कि इतना सच बता पाते हैं। हाँ, ऑफ द कैमरा पूछिए तो जरूर वो बहुत हद तक सही बात करते हैं। क्योंकि देखिए जहां एक जगह पे शिलान्यास नहीं हुआ था और वो कह रहे थे कि ये तो शिलान्यास हुआ है लेकिन इस पर कार्य होगा, लेकिन जब मैं पकड़ के उसको लेकर आया कि देखिए आप बोल रहे हैं कि शिलान्यास हुआ है और काम भी पूरा हुआ है, लेकिन जब मैं उसको पकड़ के लेकर आया कि देखिए ये यहाँ पर हुबहू एग्जाम्पल है कि शिलान्यास करके छोड़ा गया है लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। कार्य ना होने की वजह से भी बोले कि नहीं अंबा जी आएगी तो पहले सबसे पहले ये कार्य करेगी। नहीं, कभी कभी कोई प्रोजेक्ट ऐसा भी होता है, देखिए कि आप शिलान्यास भले ही कर दिए हो लेकिन कुछ उसमें पेपर वर्क की वजह से या प्रशासनिक ये से नहीं हो पाता और काम आगे नहीं बढ़ पाता है, वो भी रीजन हो सकता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अभी आचार संहिता से पहले उस काम को स्टार्ट किया गया होगा और आचार संहिता लगने के बाद उस काम को रोक दिया गया हो और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उस प्रोजेक्ट को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। ये भी एक रीजन हो सकता है वो। क्या मैया सम्मान योजना इस बार कितना बड़ा फैक्टर बनने वाला है? देखिए मैया सम्मान योजना को आप कह सकते हैं कि एक जो पीड़ित महिला, गरीब महिला है, उसके लिए थोड़ा सा राहत का काम करेगी। लेकिन इस तरह की योजनाओं से राज्य का विकास नहीं हो सकता है। आपको नौकरी देना ही पड़ेगा। अगर नौकरी पेशा वाला एक घर में एक आदमी भी रहे तो उस घर को आराम से चला सकता है। 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 2,500 रुपया में क्या होता है आज की डेट में। नहीं आप नहीं, बच्चे का अगर अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपका वो फीस कवर नहीं कर पाएगा 2,500 रुपया। ये राज्य रांची रांची विधानसभा में भी मैं घूम रहा था ना, युवाओं का एक ही कहना है कि मैया सम्मान देकर आप क्या जताना चाहते? क्या इससे पहले आप ये योजना नहीं लेकर आते? अरे आप बात करना है तो आप रोजगार की बात कीजिए, रोजगार की बात की। कहीं ना कहीं इससे जनता नाराज हमको ऐसा लग रहा दिखाई बिल्कुल दे रहा है। बिल्कुल, देखिए इस तरह की योजनाएं बहुत कारगर साबित नहीं होती है और भरोसा नहीं है कि चुनाव के बाद भी 1 साल 2 साल कभी भी अगर राज्य सरकार के पास फंड कम हो गया तो इस तरह की योजनाओं को बंद कर सकता है। लेकिन अगर नौकरी मिल जाए और वही चीज एक ये हो जाए तो उससे क्या होता है कि घर परिवार के लोगों को एक विश्वास हो जाता है कि हम हमारे घर में नौकरी पेशा वाला आदमी है, आगे चल के हमारे लिए कठिनाइयां कम होगी। तो इस तरह का अभी महाराष्ट्र में ही देख लीजिए ना, महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना जो ये हुआ है, पढ़े लिखे लोग अब समझ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जब कहीं बैठते हैं या कहीं सफर करते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं कि ये सब लॉन्ग टर्म का चीज नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन पे फेंका गया हुआ जिसे बोलते हैं ना, एक तरह का चारा है वो। और कोई ये नहीं है कि उसके बाद कंटिन्यू इलेक्शन के बाद हो जाए। तो उससे अच्छा है कि रोजगार दिया जाए पब्लिक को, विकास का काम किया जाए जिससे शहर का या राज्य का विकास हो सके। हेमंत सोरेन जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, यहाँ पर आए हुए थे तो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री से बहुत बात चल रही है उनकी। अगर जितने इंडस्ट्री से बात चल रही है उसमें से 10% को भी वो लाकर वहां पर फैक्ट्री ये करते हैं, रोजगार की ये करते हैं ना, तो झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात होगी।
हाँ सर, बताइए। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इस बार हाँ नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से कंजिक्यूटिव आईएनसी यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए आया है, वैसे ही 2024 में भी प्रतिनिधित्व करते हुए आएगी। और क्या कुछ कहेंगे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लेकर आया है बांग्लादेशी घुसपैठ हेमंतवा बिश्व शर्मा। ये कितना कारगर रहेगा चुनाव को लेकर? नहीं देखिए, ये सब सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी अगर आ रहे हैं इंडिया में या झारखंड के राज्य में, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी किसके पास में ये होती है? ये बीएसएफ भी सवाल उठती है। बीएसएफ जो अब सीमा का जो सुरक्षा करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, तो बीएसएफ क्या कर रहा है जी, उसमें? ये भी सवाल उठता है। तो सिर्फ चुनाव के लिए कुछ भी बयान दे देना और कुछ भी बोल देना। मैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा को आज तक मैं ये चीज बोलते ही नहीं देखा हूं कि हम ये करेंगे, यहाँ इस तरह का विकास होगा यहाँ पर, या ये प्रोजेक्ट जो छूट गया था हमारा 2019 से पहले, हम उसको बढ़ाएंगे। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, वो मुसलमान मंत्री बन जाएगा तो वो मुसलमान विधायक बन जाएगा तो वो हिंदू ऐसे हो जाएगा। ये क्या इस तरह की आप राजनीतिक करोगे अब देश में या किसी राज्य में? देखिए अब बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या चल रही इस तरह का नारा से अब क्या इलेक्शन को जीता जाएगा? अब देखिए कहीं न कहीं अब आज आप लोगों ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण देखा। अगली बार किस विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण देखना चाहते हैं तो एक मर्तबा फेसबुक लाइव सेक्शन पे कमेंट कीजिए। तो जुड़ने के लिए काशिफ भाई धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैफ जी, अगला विधानसभा कौन सा रहने वाला है? आप बताइए। हमारे पास तो है, डेटा सब पड़े हुए हैं हमारे पास में। हमारा हर दिन बात हो, झारखंड के हर विधानसभा में हमारे पत्रकार बंधु हैं, हर दिन हमारा बात होते रहता है। अभी जस्ट आपके फोन आने से पहले जस्ट द फॉलो अप के हमारे उनसे बात हो रही थी। वो भी लाइव बोल रहे थे कि काशिफ भाई 8 बजे से हमारा लाइव चालू होने वाला है, तो वो भी लाइव के लिए चले गए। द फॉलो अप में भी लाइव चल रहा है उनका प्रोग्राम। तो अगला ये विधानसभा, देखिए मैं चाहता हूँ रामगढ़ का विधानसभा थोड़ा सा लेट लगे, ताकि अभी यहाँ का जो ये हलचल है ना, उसको हम, आपका चैनल क्या है रामगढ़ से है और चितरपुर से है, तो यहाँ का विश्लेषण जितना लेट आएगा और एकदम सटीक समीकरण होगा ना, ताकि पब्लिक तक समझ में आए कि यहाँ कौन पार्टी को तो अगला विधानसभा हम लोग 5 विधानसभा को लेकर आएंगे। वो पोटका विधानसभा होगा, वो खरसावां विधानसभा होगा, वो पश्चिमी विधानसभा होगा, वो पूर्वी विधानसभा होगा। हमारे साथ एक और जमशेदपुर से पत्रकार जुड़ेंगे। हम लोग तीनों मिलकर वो यहाँ का, क्योंकि हमारे साथ जो जमशेदपुर का पत्रकार है ना, वो वहाँ का ओपिनियन पोल लेकर आ गए, क्योंकि झारखंड टाइम्स .live पे पूरी तरह से चल रहा है। तो बेहतर यही रहेगा ना, बेहतर यही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, हम कल या परसों की बात है, एक चैनल पे हम बैठे हुए थे, वहां पर जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी का पूरा मैंने डिटेल वहां पर दे दिया है कि किस तरह का समीकरण वहां पर बन रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, कह सकते हैं कि देखिए कौन सा मुद्दा, कौन सा जो ये है घोषणा पत्र पब्लिक के, रातों रात हमने देखा है कि लोगों को वोट, एक दिन पहले तक प्लान था कि हम इसको वोट देंगे और रातों रात वो वोट का समीकरण बदलते हुए हमने देखा है। तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी एक जो विश्लेषण होता है, वो विश्लेषण के तहत हम लोग बात रख रहे हैं। हो सकता है हमारी बात गलत भी हो, कोई जरूरी नहीं कि वो एकदम फिक्स ही हो जाए, लेकिन हमारा जो विश्लेषण है, जहां से स्थानीय रिपोर्ट आते हुए हैं और जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं हम, वहां से हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।